नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। कांग्रेस और बीजेपी के मजबूत बागी जो बिगाड़ रहे चुनावी समीकरण को, 5 दर्जन सीटों पर बढ़ाई टेंशन। मैं सीएम की भी नहीं सुनता, तानाजी सावंत ने दे दी एसपी को धमकी। तो कांग्रेस ने पूछा, महाराष्ट्र के मंत्री है या गुंडा? जो बिहार में मुमकिन है वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? 75% आरक्षण करने के मुद्दे पर पूर्व सीएम अशोक चौहान का सवाल। फिर जेल जाएंगे शिजान खान, मुंबई हाई कोर्ट ने माना एक्टर की हरकतों से परेशान थी मरियम। फौजी जनरलों को भारतीयों से संपत्ति खरीदने की इजाजत तो आम लोग क्यों नहीं कर सकते दोस्ती? पाकिस्तानी सेना की खुली पोल तो अपनों ने घेरा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की चुनावी चौसर बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बागी उम्मीदवारों ने पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। दोनों पार्टियों में कुछ उम्मीदवारों ने निर्दलीय नामांकन किया है और कुछ अभी भी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी में 32 बागी उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस में 22 बागी उम्मीदवार है। आइए आपको बताते हैं पूरी बात। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की चुनावी चौसर बीत चुकी है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी समीकरण बिठाने में जुटी हुई है। इधर नामांकन वापसी के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बागी उम्मीदवारों ने पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। टिकट नहीं मिलने से खफा इन बागी उम्मीदवारों के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण दोनों ही पार्टियों को अपनी समीकरणों के बिगड़ने का डर सता रहा है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने इन बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाया। इनसे कुछ उम्मीदवार तो मान गए, लेकिन कुछ अभी भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि दोनों ही पार्टियों में कौन कौन से बागी उम्मीदवार हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही समीकरणों को बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। राजस्थान में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में टिकट कटने से असंतुष्ट नेताओं का विरोध देखने को मिला। इसको लेकर इन नेताओं ने चुनाव में निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। दोनों ही पार्टियों ने डैमेज कंट्रोल करते हुए बागी उम्मीदवारों को मनाने की काफी कोशिश की। इनमें कुछ उम्मीदवार पर सफलता मिली तो कुछ उम्मीदवार अपनी बात पर अड़े रहे। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बीजेपी में बागी उम्मीदवारोों की लिस्ट कांग्रेस की अपेक्षा लंबी है। बीजेपी में 32 ऐसे बागी उम्मीदवार हैं जो अभी भी चुनावी मैदान में हैं, जो बीजेपी के लिए सरदर्द साबित हो सकते हैं। उधर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ 22 बागी उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एसपी को धमकी देते हुए कहा है कि वे सरकार की भी बात नहीं सुनते। इसके पश्चात उन्हें निशाना साधते हुए कांग्रेस और महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्हें चिंतित करते बयान दिए हैं। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। मंत्री तानाजी सावंत का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तानाजी सावंत कहते नजर आ रहे हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करो, मैं सीएम की भी नहीं सुनता। तानाजी सावंत के इस वीडियो पर नया विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत धाराशिव के एसपी अतुल कुलकर्णी को खुलेआम यह धमकी भरी बात बोल रहे हैं। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि तानाजी सावंत ने एसपी को क्या काम बताया है जिसे करने के लिए वे कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना छोड़कर सरकार में मंत्री बने तानाजी सावंत अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। पहले भी वह कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। बीते महीने एकनाथ शिंदे ने भी इन्हें इशारे में चेतावनी दी थी। तानाजी सावंत धाराशिव एसपी अतुल कुलकर्णी को मराठी में धमकी दे रहे हैं। वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि कोई चर्चा नहीं होगी, जितना मैं कहता हूँ उतना ही करो, मैं मुख्यमंत्री की बात भी नहीं सुनता, इसलिए आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा, कोई समझौता नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं होगी। एक बार जब मैं ये कहता हूँ तो यह किया जाना चाहिए, आदेश जारी करे। अगर जरूरत पड़ी या कोई समस्या हुई तो हम उसे बाद में कहीं और फेंक देंगे।
एसपी को धमकाने का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने भी तानाजी सावंत पर निशाना साधा है। मुंबई कांग्रेस ने लिखा, मैं जो कहता हूं वही करो, आदेश निकालो। मंत्री तानाजी सावंत ने पुलिस अधीक्षक पर दबाव डाला, वे मंत्री है। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की महासचिव सोनम लक्ष्मी घाग ने सवाल किया है कि ये मंत्री है या गुंडे। तानाजी सावंत के आए दिन बड़बोले बयान को लेकर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे भी चिंतित है। बीते दिनों उन्होंने तानाजी सावंत के लिए नसीहत भी दी थी। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ज्यादा बोल बच्चनगिरी करके वह अपनी ही फजीहत करवा रहे हैं। मराठा आरक्षण मुद्दे पर भी तानाजी शाह ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी। बिहार विधानसभा जातिगत आरक्षण की सीमा बढ़ाने का बिल पास होने के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने ऐसा ही करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि जब ऐसा बिहार में हो सकता है तो फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं। बिहार में जातिगत सर्वे यानी जाति जनगणना के बाद विधानसभा में आरक्षण की सीमा 62% करने का मामला महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने राज्य में मराठा आरक्षण की मांग के बीच पूछा है कि जो बिहार में संभव है वह महाराष्ट्र में क्यों नहीं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग हो रही है। इसकी अगुवाई मराठा क्रांति मोर्चा के नेता मनोज जरांगे पाटिल कर रहे हैं। जरांगे पाटिल ने राज्य की एकनाथ शिंदे की सरकार को 60 दिन का समय दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक चौहान ने विधान मंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में मराठा आरक्षण की राह आसान करने के लिए महाराष्ट्र में आरक्षण सीमा बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने की मांग की है। 2 दिन पहले बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण की सीमा 65% करने का प्रस्ताव पास हुआ था। इसके बाद चौहान ने मांग की है। चौहान ने कहा है कि बिहार विधानसभा में पेश किए गए बिल का बीजेपी विधायकों ने समर्थन किया है। कांग्रेस पहले ही इसे रुख को स्वीकार कर चुकी है। चौहान ने कहा है कि देश में जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए और आरक्षण की सीमा में ढील मिलनी चाहिए। पूर्व सीएम अशोक चौहान ने बिहार का उदाहरण देकर राज्य की एकनाथ शिंदे की सरकार पर मराठा आरक्षण को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। राज्य सरकार अभी सिर्फ उन्हीं मराठाओं को कुनबी का प्रमाण पत्र दे रही है जिनके पास निजाम शासन के दस्तावेज है। राज्य में कुनबी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है। राज्य में एक तरफ से जहां मराठा आरक्षण की मांग हो रही है तो वही दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग की तरफ उनके आरक्षण में शामिल नहीं होने की मांग की जा रही है। जरांगे पूरा मराठा समुदाय के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर 2022 को आत्महत्या कर ली थी। उनके मौत के मामले में शिजान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि जमानत पर वह 2-2.5 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आ गए थे, लेकिन अब मुंबई हाई कोर्ट ने इस फैसले से उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। और क्या है फैसला, आपको बताते हैं। टीवी एक्टर शिजान खान की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई है। अलीबाबा दास्तान काबुल एक्टर के खिलाफ दिसंबर 2022 में तुनिशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस मामले की जांच में एक्टर के शामिल होने का पता चलता है। न्यायाधीश अजय गडकरी और न्यायाधीश शर्मिला देशमुख की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि शिजान खान के खिलाफ लगे आरोपों की शुरुआती जांच से पता चलता है कि तुनिशा शर्मा के साथ रिश्ता खत्म करने, किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर करने और लगातार झगड़ों ने एक्ट्रेस को काफी प्रभावित किया था। बता दें कि तुनिशा शर्मा और शिजान खान 24 दिसंबर 2022 को मुंबई के बाहरी इलाके वसई के पास एक स्टूडियो में एक टेलीविजन शो की शूटिंग कर रहे थे। तुनिशा शर्मा और शिजान खान के बीच 2 महीने तक अफेयर चला था, लेकिन किसी कारण उनके बीच यह रिश्ता टूट गया था। 24 दिसंबर की दोपहर 3 बजे के करीब तुनिशा शर्मा और शिजान खान के बीच कथित तौर पर उनके मेकअप रूम में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद तुनिशा ने फांसी लगा ली थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि शिजान खान की ओर से किए गए अपमान से पीड़ित तुनिशा शर्मा के आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी। पीठ ने शिजान खान की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि एक लव रिलेशन में रहना और ब्रेकअप करना आज के दौर का एक सामान्य पहलू है। अदालत ने कहा, शिजान ने जानबूझकर पीड़िता को मानसिक रूप से परेशान किया और उसके साथ अक्सर झगड़ा करके उसे अपमानित किया।
ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम के उल्टे वहां की सेना काफी अमीर है। सेना के बड़े अफसरों की विदेशों में प्रॉपर्टी भी खूब है। सेना के अफसरों को प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में कई तरह की छूट का भी फायदा मिलता है। पाकिस्तान की सेना के अफसर दिन रात भारत को कोसते हैं, लेकिन मौका मिलने पर वह लंदन में रहने वाले भारतीय लोगों से भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। पाक पत्रकार हामिद मीर ने पाक सेना के इस खेल की पोल खोल दी है। पाकिस्तान की सरकार और सेना के लोग किस तरह का दोहरा रवैया अपनाते हैं, इसकी पोल पाकिस्तान के ही सीनियर जर्नलिस्ट ने खोल दी है। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार हामिद मीर ने पाकिस्तानी फौज के अफसरों और आम लोगों को कानून में अलग अलग छूट दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सेना आम लोगों को भारत के खिलाफ उकसाती रहती है, जबकि खुद के अफसरों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने की भी इजाजत है। पाकिस्तान के सबसे सीनियर पत्रकारों में शुमार हामिद मीर ने अपने ट्विटर में द जनरल प्रॉब्लम कहते हुए लिखा है कि पाकिस्तानी जनरलों को लंदन में भारतीयों से संपत्ति खरीदने की इजाजत है। ना इसमें किसी को कोई शक है और ना ही उन पर कोई आरोप लगता है। किसी की कोई जांच भी नहीं होती है। वही पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीयों से मेलजोल बढ़ाने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि वे दुश्मनों को बड़े राज बता सकते हैं। हामिद मीर ने तंज करते हुए लिखा कि आम नागरिक ही सबसे ज्यादा फसाद फैलाते हैं और सेना के लोग भोले हैं। मीर ने सेना और सत्ता में बैठे पाकिस्तानी लोगों के भारत विरोधी रुख का भी मजाक उड़ाया है। सेना की पोल खोलते हुए मीर ने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों उन पर भारतीयों से प्रॉपर्टी के लेन देन के बावजूद कोई सवाल नहीं है, जबकि आम लोगों से सोशल मीडिया कमेंट के लिए भी सवाल हो जाते हैं। विदेश में खूब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं पाकिस्तानी फौज के अफसर। पाकिस्तान की फौज सत्ता में सीधे दखल और देश में अपनी हैसियत के लिए जानी जाती है। पाक फौज पर अक्सर ही विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने के आरोप लगते रहते हैं। लंदन में पाकिस्तान जनरलों की काफी जमीन बताई जाती है। हाल ही में पाकिस्तान की मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिनमें कहा गया था कि भारतीयों के साथ भी पाकिस्तान फौज के अफसरों ने प्रॉपर्टी का लेन देन किया है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज़ के साथ।